भारतीय इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि आन बान शान के लिए लड़ी गईं। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी जंग जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीत का असली मतलब आखिर होता क्या है। ये कहानी है एक ऐसी हार की जिसमें जीत से भी ज्यादा गौरव था। तो सवाल यही उठता है, क्या हार में भी जीतना मुमकिन है? क्या किसी लड़ाई का नतीजा सिर्फ इस बात से तय होता है कि मैदान किसके कब्जे में है, या फिर अपने उसूलों पर, अपनी आज़ादी पर अड़े रहने में ही एक अलग तरह की जीत छिपी होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात उस दौर की है जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत का सूरज आप कह सकते हैं कि अपनी बुलंदी पर था। और इस कहानी के दो मुख्य किरदार, जो उस वक्त के शायद सबसे ताकतवर लोग थे, एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। एक तरफ शहंशाह अकबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप। ये सिर्फ दो राजाओं या दो सल्तनतों की जंग नहीं थी, नहीं, ये असल में दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे अकबर, जिनका सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक मुगल परचम के नीचे लाना, एक विशाल साम्राज्य बनाना। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनका एक ही प्रण था, अपनी मातृभूमि मेवाड़ की आज़ादी, और उसके लिए वो किसी भी कीमत पर सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। अब सवाल ये है कि अकबर के इतने बड़े साम्राज्य के लिए मेवाड़, एक छोटा सा राज्य, इतना जरूरी क्यों था? इसकी वजह थी मेवाड़ की लोकेशन। जरा सोचिए, मेवाड़ गुजरात जाने वाले अमीर व्यापारिक रास्तों का गेटवे था। तो मेवाड़ पर कब्जा करने का मतलब था उस पूरे पैसे वाले ट्रेड रूट पर कंट्रोल हासिल करना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। तो बातचीत की, संधियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। आखिरकार वो दिन आ ही गया। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के तंग पथरीले दर्रे में आमने सामने थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। जानते हैं, वो तूफान से पहले वाली खामोशी, बिल्कुल वैसी। और इतिहास की किताबों में वो तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 18 जून 1576। यही वो दिन था जब हल्दी घाटी की जमीन खून से लाल होने वाली थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मुगलों की सेना जाहिर है संख्या में बहुत बहुत ज्यादा थी, लेकिन हल्दी घाटी का जो इलाका था ना, वो तंग और पहाड़ी था। इसने मुगलों के सबसे बड़े हथियार, उनकी भारी भरकम तोपों को ऑलमोस्ट यूजलेस बना दिया। ये एक ऐसा मैदान था जहां गिनती नहीं बल्कि हिम्मत और गुर्बत काम आने वाली थी। और महाराणा प्रताप, वो तो अपनी जमीन के चप्पे चप्पे को जानते थे। उनको होम ग्राउंड एडवांटेज था। उनकी पूरी रणनीति इसी भूगोल पर टिकी थी। प्लान सिंपल था, अपनी छोटी फुर्तीली सेना के साथ अचानक जोरदार हमला करना, और जब तक मुगल सेना संभले तब तक इस पहाड़ी भूल भुलैया का पूरा फायदा उठाना। और फिर इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही महाराणा प्रताप ने दुश्मन को अपनी जमीन पर देखा, उन्होंने हमले का हुक्म दे दिया, और बस युद्ध का बिगुल बज उठा। हर हर महादेव के जयकारे से पूरी घाटी गूंज उठी। सोचिए वो आवाज, वो जोश। राजपूत सेना एक भूखे शेर की तरह मुगल सेना पर टूट पड़ी। चारों तरफ बस तलवारों की खनक और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। मुगल सैनिक, वो तो तैयार ही नहीं थे इस तरह के हमले के लिए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही राणा के सूरमा उन पर कहर बनकर टूट पड़े। ये हमला इतना इतना भयंकर था कि मुगल सेना के दाएं बाएं हिस्से बिखरने लगे, भगदड़ मच गई। साफ था, लड़ाई का पहला राउंड पूरी तरह से महाराणा प्रताप के नाम था। सब कुछ प्रताप के प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी लड़ाई का पासा ही पलट दिया। देखिए, हुआ ये कि महाराणा प्रताप लड़ते लड़ते सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के पास पहुंच गए। उनका घोड़ा चेतक, उसने छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पांव मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए। क्या नजारा रहा होगा वो! प्रताप ने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका, लेकिन मानसिंह झुक गया और बच निकला। पर इसी कोशिश में हाथी की सूंड में छिपी एक तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर एक अफवाह, सिर्फ एक अफवाह ने कमाल कर दिया। भागती हुई मुगल सेना में ये खबर आग की तरह फैल गई कि बादशाह सलामत खुद आ रहे हैं, अकबर आ रहे हैं। बस इतना सुनना था कि हारती हुई मुगल सेना में जैसे नई जान आ गई। वो दोगुने जोश से लड़ने लगे। अब हालात बदल चुके थे। प्रताप घायल थे, उनका घोड़ा जख्मी था और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे।
उनकी जान साफ साफ खतरे में थी। और यहीं इसी पल में हमें वफादारी और बलिदान की वो कहानी देखने को मिलती है जो आज भी मिसाल बनी हुई है। इसे कहते हैं स्वामी भक्ति, मतलब अपने राजा, अपने लीडर के लिए ऐसी वफादारी कि अपनी जान की भी परवाह ना हो। और इस स्वामी भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आए ज़हाला मन्ना। उन्होंने अपने राणा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। झाला मन्ना ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने झपटकर महाराणा के सिर से उनका राजसी छत्र लिया और अपने सिर पर रख लिया। अब मुगलों के लिए वही प्रताप थे। पूरी मुगल सेना झाला मन्ना पर टूट पड़ी और इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर बाकी वफादार सरदारों ने घायल प्रताप और चेतक को जबरदस्ती मैदान से बाहर निकाल लिया। तो लड़ाई खत्म हुई। टेक्निकली मैदान पर मुगलों का कब्जा था, लेकिन जिस एक इंसान को पकड़ने या मारने के लिए ये पूरी जंग लड़ी गई थी, वो उनकी पकड़ से बाहर थे। तो असली नतीजा क्या था इस लड़ाई का? आइए इस पर गौर करते हैं। लड़ाई के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप का भी हौसला डगमगा गया। जंगलों में भटकते हुए उनका मनोबल टूटने लगा था। यहाँ तक कि अफवाहें उड़ने लगीं कि शायद अब प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने का मन बना लिया है। ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। बीकानेर के एक कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। उन्होंने प्रताप को एक चिट्ठी लिखी। कुछ ऐसी बातें लिखी उसमें जिसने प्रताप के सोए हुए स्वाभिमान को फिर से झंझोड़ कर रख दिया। उस चिट्ठी ने उन्हें याद दिलाया कि वो कौन है और उनकी लड़ाई किस लिए है। और बस उस दिन के बाद प्रताप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हल्दी घाटी कोई अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। महाराणा प्रताप ने अपना संघर्ष जारी रखा, अपनी आखिरी सांस तक। 1597 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक भी अकबर मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया था। वो अजेय रहे और उनका ये संघर्ष आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। हल्दी घाटी में असल में जीता कौन? वो जिसने मैदान पर कब्जा किया, या वो जिसने मरते दम तक अपनी आज़ादी, अपने उसूलों से समझौता नहीं किया? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम और आप जीत को किस नज़र से देखते हैं।